जय हिंद। दोस्तों, क्राइम वॉल्ट के इस एपिसोड में मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये कर्नाटक के गदग शहर से है। गदग शहर की दूरी बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर है और ये कहानी है 18 अप्रैल 2024 की। 18 अप्रैल 2024 को गदग शहर के दशहरा ओनी एरिया में करीब 2-2:30 बजे के बीच एक घर में 6-7 अपराधी लूटमार के इरादे से एंटर होते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं, पहले ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें एक हस्बैंड और वाइफ सो रहे थे। उन दोनों को एक भारी हथियार से वार करके मार दिया जाता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं और दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ एक 26-27 साल का जवान लड़का सो रहा था। इससे पहले वो उठ के कुछ रिएक्ट करता, उसके भी सर पे जोरदार वार होता है, वो भी वहीं ढेर हो जाता है। इस सब में जो आवाज़ हुई थी, उसकी वजह से एक कमरे से शोर मचाने की आवाज़ आने लगती है। उधर आभास हो गया था कि इस घर में किसी तरह का कोई अटैक हुआ है, कोई हमला हुआ है। जो गुंडे हैं उस कमरे की तरफ जाते हैं, उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वाले जो भी लोग थे उन्होंने उस कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था ताकि अपराधी उस कमरे में एंटर ना हो सके। अपराधी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बगल वाले कमरे से भी कुछ आहट होती है। वो सारे उस कमरे में जाते हैं। वहाँ एक 15-16 साल की एक लड़की है, उसके भी सर पे वार होता है, वो भी वहीं ढेर हो जाती है। उस घर से जो कुछ भी वो चुरा सकते थे, बैग्स वगैरह, प्रॉपर्टी में जो भी सोना वोना, जो कुछ भी उनके हाथ लगा, जो भी वो ले सकते थे, वो सातों लोग वो सब कुछ लेके उस घर से भाग जाते हैं। अब हम चलते हैं इस कहानी की वजह की तरफ कि क्या था, ये सिर्फ एक लूट मार थी या ये किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी, कोई बदला था, या जो भी था उसको हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 1990 कर्नाटक का शहर गदग। यहाँ के रहने वाले प्रकाश बकाले पैसे वाले इंसान हैं, रसूख वाले हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी है और वो सोशल वर्कर भी हैं। इनकी शादी होती है रुक्मणी नाम की एक महिला से और 1-1.5 साल बाद इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है विनायक। लेकिन इस परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। 1995 में रुक्मणी जी का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। अब इस घर में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई थी। बच्चा अभी छोटा था। प्रकाश जी को बहुत दिक्कत हो रही थी, बिजनेस को भी देखना और बच्चे को भी देखना। तो रिश्तेदारों ने, जान पहचान वालों ने प्रकाश जी को जोर ज़बरदस्ती करके दूसरी शादी के लिए मजबूर किया और प्रकाश जी को अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। और दूसरी शादी उन्होंने की सुनंदा से, उसी एरिया के रहने वाली थी। एक बार फिर से इस घर में थोड़ी बहुत खुशियां आनी शुरू हुई। बच्चे को सुनंदा ने माँ जैसा ही प्यार दिया, हंसी खुशी सब चल रहा था। फिर सुनंदा जी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कार्तिक। ये जन्म हुआ था 1997 में। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। विनायक पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहा था, कॉलेज में भी चला गया था। उसका उठना बैठना कुछ गलत लोगों के साथ होने लगा था। प्रकाश जी दोनों बच्चों में कोई भेद रखना नहीं चाहते थे। हालांकि विनायक कार्तिक को हमेशा अपना सौतेला भाई और सुनंदा को अपनी सौतेली माँ ही समझता था। लेकिन प्रकाश जी ने दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा करना शुरू कर दिया। जो भी कार्तिक के हिस्से का था उसे, और विनायक का हिस्से का विनायक को देना शुरू किया। लेकिन प्रकाश जी को पता चला कि ये जो विनायक है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी में से थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है, क्योंकि विनायक का जो दोस्ती थी, याराना था, कुछ गलत लोगों के साथ था। प्रकाश जी को जब ये पता चला तो उन्होंने विनायक को डांटा। उसको कहा कि ये सब कुछ तुझे दिया गया है कि तू कुछ आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ और अचीव करे, ये नहीं कि तेरे पास जो है उसको भी खत्म करे। इस बात से पिता और पुत्र में थोड़ी अनबन हुई और विनायक ने वो घर छोड़ दिया। अब वो अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहा था, अलग एक घर में रह रहा था। समय गुजरा, कार्तिक की सगाई तय हो गई एक जगह पर, जो छोटा वाला भाई था, जो नई माँ से था। अब वो 27 साल का हो गया था। यही 2024 के अप्रैल 17 को सगाई थी। बहुत सारे रिश्तेदार इसके घर आए हुए थे। विनायक को अपने सौतेले भाई कार्तिक से तो खुंदक थी, उसके दिल में गुस्सा था, नफरत थी, लेकिन अपनी माँ सुनंदा के लिए भी थी क्योंकि वो सौतेली माँ थी। और अब अपने पिता पे भी गुस्सा था क्योंकि उसके पिता
उसके ऐशो आराम में खलल डाल रहे थे, जैसे वो प्रॉपर्टीज बेच के मजा कर रहा था जिंदगी का, उसको रोक रहे थे, उसमें बाधा बन रहे थे। तो कार्तिक ने सोचा ये करोड़ों की जायदाद तो कार्तिक ने सोचा कि ये करोड़ों की जायदाद जिसका वो अकेला वारिस हो सकता था, अब उसके दो नए वारिस और आ गए हैं। पिता को तो आज नहीं तो कल मर ही जाना था। अब ये प्रॉपर्टी कार्तिक और उसकी मां के हिस्से में भी जाएगी। तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान बड़ा ही खतरनाक था। एक फिरोज नाम का हिस्ट्री शीटर था, लूटमार कत्ल जिसके लिए आम बात थी। उम्र थी उसकी महज 29 साल। तो विनायक ने फिरोज से एक डील की कि तुझे 3 लोगों का मर्डर करना है। घर दिखा दिया, रेकी करवा दी। उसने बता दिया फिरोज को कि यहाँ एक मेरे पिता है, 50 55 60 की एज होगी, और मेरी माँ है, और एक लड़का है उनका जिसकी 26 27 साल एज है, कार्तिक। कोई फोटो नहीं दिया, बस ये बताया कि इस घर में रात को इन तीनों के अलावा कोई नहीं होता, आपको जाना है, 3 लोग हैं, तीनों का मर्डर कर देना है। और इस काम के लिए जो सुपारी तय हुई वो 65 लाख रुपए तय की गई। 10 लाख रुपए जिसमें से एडवांस देने की बात हुई, जिसमें से 2 लाख उसने फिरोज को दे दिया। अब एक टारगेट है, 3 लोग, एक घर है, रात को जाना है, तीनों को मार डालना है। ना तो किसी का नाम पता है, ना किसी की फोटो है उनके पास। बस उस घर के 3 लोगों को मारने के इरादे से फिरोज ने ये सोचा कि 3 लोग हैं, अगर एक को मारते हुए बाकी 2 जाग गए तो 2 लोगों के लिए ये काम मुश्किल हो सकता है। तो उसने सोचा कि मैं और कुछ लोगों को भी अपने साथ मिला लेता हूं। तो उसने 6 लोग और अपने साथ जोड़े। अब उन 6 लोगों में एक जीशान था जिसकी उम्र थी 21 साल, और एक था अशफाक 19 साल, और एक थे सोहेल, उसकी भी उम्र थी 19 साल, और एक सुल्तान जिलानी थे जिनकी उम्र थी 23 साल, एक थे महेश जिनकी उम्र थी 21 साल, और एक थे वहीद लियाकत महज 21 साल। ये 7 लोगों की टीम बन गई, और उन लोगों ने 18 अप्रैल का दिन तय किया कि 18 अप्रैल की रात को हम सब जाएंगे और वो जो काम है कत्लेआम का वो कर डालेंगे। और विनायक ने उन्हें एक और भी ऑफर दिया था, क्योंकि 17 अप्रैल को वहाँ एक सगाई है, तो घर में बहुत सारा गहने वहने भी हो सकते हैं, बहुत सा पैसा भी हो सकता है। तो जो कुछ भी वहाँ मिलेगा ये सुपारी से अलग है, वो बोनस के तौर पे उन लोगों का हो जाएगा। फिरोज ने तय किया हुआ प्रोग्राम के हिसाब से काम करना शुरू किया। उस एरिया में जाके उस घर की रेकी की, और बस 18 अप्रैल की रात। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि होनी बहुत बलवान होती है। 17 तारीख को सगाई हो चुकी थी कार्तिक की। सारे मेहमान लगभग 18 तारीख तक जा चुके थे, लेकिन कार्तिक के नानी के घर की तरफ से 3 मेहमान अभी इस घर में बाकी थे, जिनकी ट्रेन थी शाम को, 18 अप्रैल शाम की जिनकी ट्रेन थी। वो थे परशुराम जी 55 साल के, उनकी वाइफ लक्ष्मी 45 साल की, और उनकी एक 16 साल की बेटी आकांक्षा। वो 8:30 बजे के करीब उनकी ट्रेन थी। वो लोग घर से निकले, लेकिन निकलने में उनसे थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ा लेट हो गए। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जब वो स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अब रास्ता कुछ था ही नहीं, तो वापस घर आ गए, प्रकाश जी के घर वापस आ गए। अब घर आकर उन लोगों ने सोचा कि कल की टिकट करवा लेते हैं। तो ये तय हो गया, चलो ठीक है अब कल की करा लेते हैं, जैसे भी हो गया अब कल को निकलेंगे। और वो लोग सो गए। और ये वो रात थी जो मैंने शुरू में बताया कि फिरोज अपने साथियों के साथ वो सुपारी किलिंग के लिए इस घर में एंटर किया। वो 3 लोग जिनका इस किलिंग से कुछ लेना देना नहीं था, वो लोग तो ये करते हुए सोच रहे थे 3 लोग मारने थे, 3 मार दिए, अब ये चौथा भी आ गया, चौथा भी मार दिया। उसके बाद भी एक कमरे में कोई है। अब उन्हें तो कुछ पता नहीं किसको मारना था, कौन बिना मतलब मर गया। वो लोग तो शोर से डरे, उनको लगा कहीं पुलिस ना आ जाए या जो भी है, वो लोग फटाफट समेट के भाग गए वहां से। अब पुलिस जब आई, उसने जब सारा घर का हाल देखा, खून से लथपथ पूरा घर था। फिर वो जो बंद वाला कमरा था वहां पुलिस गई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर वाले लोग बहुत सहमे हुए थे। उन्हें लगा शायद ये अपराधी ही हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आ चुके हैं, आप प्लीज बाहर आइए। तो ये दोनों थे प्रकाश जी और सुनंदा जी, कार्तिक के माता पिता, विनायक के माता पिता। उनका क्या हाल हुआ होगा दोस्तों, आप सोच सकते हैं।
उनका जवान बेटा जिसकी कल ही सगाई हुई है और उनके रिश्तेदारों की लाशें उनके सामने पड़ी हुई थी। खैर पुलिस ने उनसे पूछा कि आपका कोई दुश्मनी वगैरह को कोई एंगल है या क्या हो सकता है। वैसे पुलिस को ये लूट मार का ही केस लग रहा था उस वक्त तक, क्योंकि घर से बहुत सारा सामान गायब था, बैग वगैरह पैक थे वो गायब थे, कुछ गहने अलमारी वगैरह तोड़ ली गई थी। अब पुलिस डकैती का, लूटमारी का केस दर्ज करके उस पर काम कर रही थी, लेकिन दुश्मनी के एंगल पे भी उन्होंने सोचने से इनकार नहीं किया था। तो प्रकाश जी से पूछा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे, तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको रास्ते से हटाना चाहता हो या किसी की ऐसी प्लान हो कि आपको, परिवार को मार दिया जाए। क्योंकि अगर सिर्फ कोई लूटमार करने आता है तो वो इतना नहीं मार देता कि किसी को जान से ही मार दे, वो किसी को जख्मी करके भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे वार किए गए थे कि जैसे वो जान लेने के लिए ही होते हैं। इसलिए पुलिस को ये कुछ दुश्मनी वाला एंगल लग रहा था। तो प्रकाश जी ने बताया और उनकी वाइफ ने भी कि जो हमारा बड़ा बेटा है विनायक, सिर्फ उससे कुछ अनबन है, बाकी तो कोई ऐसी दुश्मनी उनकी किसी से थी ही नहीं। सोशल वर्कर थे, अच्छे इंसान थे। अब पुलिस को एक नाम मिल गया, विनायक। वहाँ पुलिस को कुछ शक हुआ तो उन्होंने विनायक के कॉल डिटेल्स मंगवाए और वो चेक किए। विनायक के जो नंबर उन्होंने जीरो इन किए, उनमें से एक नंबर था जिस नंबर पे 18 अप्रैल की शाम तक बात हुई थी, और वो नंबर था फिरोज का। और जब वो फिरोज का चेक किया तो पुलिस को पता चला कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, इस तरह के कई वारदातों को अंजाम वो दे चुका है। तो पुलिस ने अभी फिरोज को ढूंढना शुरू किया। 2-4-5 दिन के बाद फिरोज पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने सब कुछ पुलिस को बताया कि किस तरह विनायक ने 65 लाख रुपए की सुपारी दी है, 10 लाख एडवांस देने की बात हुई थी, 2 लाख वो ले चुके थे, और ये भी तय हो गया था कि घर में जो भी कीमती सामान मिलेगा उसका विनायक का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इन लोगों का है। और विनायक के जो बाकी साथी हैं, कुछ महाराष्ट्र से और कुछ चेन्नई से, कुछ इधर उधर आसपास के एरिया से, सबको पकड़ लिया गया। और विनायक अब जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, सुपारी किलिंग को हम बचपन से सुनते आए हैं, फिल्मों में भी हमने देखा है। एक हुंडा, एक अपराधी किसी से सुपारी लेता है किसी को मार डालने के लिए, वो उस आदमी को मार देता है क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उस आदमी के बाद उसके परिवार का क्या होता है? हो सकता है वो आदमी अपने परिवार का आखिरी सहारा हो, लेकिन ये चंद रुपयों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत पहले से हो रही हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी भी तरह का अपराध ना हो। लेकिन क्राइम की स्टोरीज मैं सुनाता रहूंगा आपको। इन स्टोरीज से आप सबक लेते रहें और सावधानी रखें, क्योंकि जुर्म कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। देखते रहिए क्राइम वॉल्ट, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।